मित्रों नमस्कार। पुनः सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। मुंबई की मीटिंग समाप्त हो गई। चर्चाएं आप टीवी और तमाम मीडिया के माध्यम से सुन रहे होंगे। फिर यहाँ भी गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? ममता बनर्जी नहीं थी, ममता बनर्जी छोड़ के निकल गई। क्या कारण रहा होगा ममता बनर्जी छोड़ के निकल गई? ममता बनर्जी चाह रही थी कि उनको संयोजक बना दिया जाए, क्लियर हो जाए वो फ्रंट में कौन रहेगा। ममता बनर्जी ये चाह रही थी कि किसी न किसी को घोषित कर दीजिए। वो सीधे अपना नाम नहीं चाह रही थी, लेकिन वो चाह रही थी कि किसी एक का नाम जो फ्रंट लीड करे उसका नाम घोषित करिए। सोनिया गांधी के बगल में बैठी थी, सोनिया गांधी से बात भी करी, सारा समीकरण था, लेकिन सारे लोग मिलके और ममता बनर्जी को कहे कि नहीं, हम किसी का नाम नहीं रखेंगे, किसी को आगे नहीं ले आएंगे। हम एक कॉमन संयोजक नहीं बल्कि एक टीम बना दे रहे हैं, वह सीटों का फैसला करेगा। एक समन्वयक समिति, जिसको हिंदी में कह लीजिए, समन्वयक समिति बना दी गई है। उसमें हर राज्य से, जैसे बिहार राज्य से 2 नाम दिए गए हैं, एक तेजस्वी यादव का और एक ललन सिंह का। इसी तरह से बंगाल से ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उत्तर प्रदेश से एक मोइन खान हैं, दिल्ली से राघव चड्ढा हैं, स्टेलिन हैं, झारखंड से मुख्य शिबू सोरेन हैं। इसी तरह से एक टीम बना दी गई है। वह टीम अब कि किस स्टेट में किस तरह से गणित बनाया जाए सीटों का, अभी इस पर चर्चा करेगी। अब समझ लीजिए इतने दिन हो गया, सिर्फ इतनी तक बात बनी है कि एक समिति बन गई है जो एजेंडा तय करेगी कि प्रवक्ता कौन होगा। माने एक टीम बनी, अब वो बैठ के काम करेगी। तो इसमें तमाम मुख्यमंत्री लोग हैं, वो मुख्यमंत्री लोगों को ही इस समन्वय समिति में बना दिया गया है। तो वो कितना काम करेंगे अपना चीफ, माने कुल मिलाजुला के लब्बो लुआब यह समझिए कि जो मुख्यमंत्री इसमें डाले गए हैं वह अब बड़ी बारीकी से गेम खेला गया है। कुछ लोग तो ऐसे निपट जाएंगे, जो मुख्यमंत्री होगा वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं रह पाएगा, टाइम दे नहीं पाएगा। सिर्फ उसके स्टेट का जो मामला होगा वह अपने स्टेट के मामले में वह आके बैठक करके और फैसला करेगा। बाकी असली लड़ाई जो है, जो फ्रंटियर हैं, जो रणनीति को समझ रहे हैं, जो इस प्लानिंग को समझ रहे हैं, वह लोग अपना प्रतिनिधि डाले हैं। इसमें भी एक खेला है। जैसे बिहार से न लालू यादव को रखा गया है, न नीतीश कुमार को रखा गया है। तेजस्वी और ललन सिंह आपस में फैसला करेंगे, सही है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया है। अब वो लड़ेगा उनके लिए, राघव चड्ढा लड़ेंगे नीतीश कुमार उनके लिए, केजरीवाल के लिए। कांग्रेस के लिए ए श्रीनिवास लड़ेंगे। इस तरह से कमेटी अब आपस में ये निचले क्रम में लड़ेंगे। अब सीटों के बंटवारे में असली लड़ाई अभी है, ये संभव नहीं है। इसी को लेके जो संयोजक या अध्यक्ष, यह 2 जो पद थे, इसके फैसले नहीं होने की वजह से ममता बनर्जी गुस्सा के चली गई। बस गए मुंबई होटल में, 5 स्टार होटल में, बड़े बड़े कमरे बुक थे, 2-2 लाख के कमरे बुक थे। माने एक दिन का, जिसमें लालू यादव 2 दिन रहे हैं, उस एक स्वीट का कीमत 2 लाख रुपया है एक दिन का। तो अंदाज़ा लगाइए 4 लाख प्लस भोजन उसमें जो है। माने एक नेता के पीछे अगर सारी फौज देख लें, सारा स्टाफ देख लें, तो लगभग एक नेता के पीछे एक मीटिंग में 50-60 लाख रुपए का खर्च है। सब कुछ लेके, होटल से लेके गाड़ी घोड़ा सारी व्यवस्था करेंगे। अब ये बना रहे हैं, इतना खर्च हो रहा है कि मोदी को हराएंगे। लब्बलुआ बात भी उसी तरह का हुआ है कि अरविंद केजरीवाल का मंशा सारे लोगों का वही है। अब भ्रष्टाचार पे ये बात कर रहे हैं। खड़गे जी को दिक्कत है कि वह
ईडी सीबीआई सबके ऊपर छोड़ देते हैं। नीतीश कुमार को अल्लाह बोलू आप जो कहना था, ये हिस्ट्री बदला, इतिहास बदला जा रहा है और पूरा मीडिया को हाईजैक कर लिए हैं। राहुल गांधी का वही कि यह विचारों की लड़ाई है, यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया है, संविधान की हत्या हो रही है, सारा पैसा उठा के इस देश में कोई काम वाम नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं मोदी कर रहे हैं, ले जाके अडानी को दे रहे हैं। जो भी आपको आसपास दिखाई दे रहा है, यह चंद्रयान, यह सड़कें, यह किसानों के मद में पैसा जाना, यह शौचालय, ये प्रधानमंत्री आवास, ये सब, ये कुछ नहीं हो रहा है इस देश में। बाकी कोई काम नहीं हो रहा है। मोदी जी सारे लोगों का पैसा उठाए और ले जाके अडानी के जेब में डाल दे रहे हैं और यह लोग सारे लोग मिलके चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। सिर्फ बता रहे हैं कि देखो देखो पैसा चुरा लिया और ले जाके अडानी को दे दिया, बस। यहाँ ये इतने राहुल गांधी के बाप, इनकी दादी, इनके नाना परनाना ऐसा सिस्टम बनाए हैं कि मोदी जी सारा पैसा ले जाके दे रहे हैं और कोई उस पर कानून, कोई ये कोर्ट में नहीं ले जाएंगे, ये उसकी जांच कराने के लिए कोई आंदोलन नहीं करेंगे। यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में ले जाके प्रूफ करके और सज़ा दिलवा दें, ना, वहाँ नहीं जाएंगे। सिर्फ कहेंगे, कीचड़ फेंक देंगे और भाग जाएंगे, रोज़ कहते रहेंगे। और आप कहेंगे किस आधार पे? वो विदेश में जॉर्ज सोरोस, जो मोदी का जानी दुश्मन है, कहा था कि मैं 1 बिलियन मैंने 40,000 करोड़ रुपया लगभग खर्च करूंगा मोदी को हराने के लिए। वही जिस पेपर को पैसा देता है, जिस प्रेस को, वो प्रेस वाला कह रहा है कि अडानी के कंपनी में झोलमाल है। वही झोलमाल जो एक महीना पीछे एक और कंपनी हिडेनबर्ग ने वही रिपोर्ट छापा था, सेम वही रिपोर्ट आया है दोबारा, जिसको आधार बना के फिर दोषी बनाया जा रहा है। उस पर सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बनाई गई जिसमें कांग्रेस के लोग भी थे। उस कमेटी में अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। उस कमेटी ने पूरा जांच किया, माने कांग्रेस के एमपी थे उसमें, बड़े नेता, मोदी के दुश्मन, उनको लगा के सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवाया। उस जांच में कुछ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे नहीं, वहाँ तो ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। इसलिए कि रिपोर्ट वही है कि यहाँ से विदेश भेजते हैं पैसा अडानी, और अडानी और वो शेयर के माध्यम से आता है भारत में, और इस तरह से वो अमीर हो रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। 420 खुद राहुल गांधी ने किया है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आज के विषय पर ही रहना चाहता हूँ। लेकिन राहुल गांधी मुख्य वक्ता थे, उन्हीं को लालू यादव उन्हीं को दूल्हा बनाना चाहते हैं। तो उनकी बातों को मैं ज़्यादा फोकस किया कि वो कहना क्या चाहते थे। उनके भाषण का लब्बो-लुआब यही था कि 3 चीज़ें, लोकतंत्र और जो खड़गे साहब थे उनका भी यही था कि लोकतंत्र की हत्या। ये सब सारे जितने नेता हैं उनके ऊपर ईडी और सीबीआई भेज के और डरा रहे हैं, हम डरेंगे नहीं। अरे ईडी सीबीआई अगर भेज रहे हैं तो ईडी सीबीआई मोदी के पास तो ले नहीं जाती है पकड़ के आपको कि मोदी फैसला लिख देगा कि जाओ तुम्हारी फांसी हो गई और अब तुमको सूली पे चढ़ा देंगे। अरे वो कोर्ट में ले जाएगी। ईडी सीबीआई अगर जांच भी करेगी तो आपको कोर्ट में ले जाएगी। अगर आप ईमानदार हैं, आपने कोई गलती नहीं किया है, तो कोर्ट छोड़ देगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? आपको भी, आप जब थे तो आप क्यों नहीं पकड़े? क्या इस देश में भ्रष्टाचार नहीं था? इस देश में घोटाले नहीं होते थे? अगर घोटाले नहीं होते थे तो आज, अगर अडानी आज तो हुआ नहीं है, अंबानी आज तो बना नहीं है, इस तरह से टाटा, बिड़ला, डालमिया, आपके ज़माने में भी बड़े अमीर लोग थे, बहुत पूंजीपति थे, अरबों खरबों के बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हुई। तो वो सारे लोग क्या चोरी करके ही बढ़े? अब मैं 50 कंपनियों का नाम गिना सकता हूँ। आपके समय जो एजेंसियां थी वो प्राइवेट नहीं, जैसे मान लीजिए दिल्ली एयरपोर्ट है, वो प्राइवेट को मिला हुआ है, बेंगलुरु एयरपोर्ट है वो प्राइवेट को मिला हुआ है, मुंबई एयरपोर्ट है वो प्राइवेट को मिला हुआ है। यह सब तो अडानी के पास नहीं है, उसमें इक्का दुक्का है। यह भी तो आपने प्राइवेट को दिया।
यह कंपनियां सक्षम थी तो उसको डेवलप करी और खुद चलाई। तो कंपनी, और इसका मतलब आप भी चोरी करते थे। अब यह तो साबित कर दिया जाए, इसी तरह से कह दिया जाए कि अगर कंपनियां हैं भारत की प्राइवेट कंपनियां तो वो गलत कर रही हैं, तो इस आधार पे तो कंपनी कोई होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन सही बात यह है कि दुनिया में, दुनिया के डेवलपमेंट का आधार, उसमें प्राइवेट पूंजी निवेश जरूरी है। इस तरह से समझ सकते हैं कि चीन के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान विदेशी पैसे का है। अमेरिका से लेके और यूरोपियन यूनियन अपना सस्ता माल बनाने के लिए पूरे चीन को फैक्ट्री का हब बना दिया और वहाँ से अपना माल बनवाए और चीन को इतना पैसा दिए कि चीन आज वर्ल्ड के दूसरे नंबर की इकोनॉमी है। हम भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन इसी चक्कर में जो आज जो कंपनियों को, बड़े बड़े प्राइवेट उद्योगपतियों को गाली दिया जाता था, इसी चक्कर में कि यहाँ प्राइवेट प्लेयर न घुस पाए, आप लोग ऐसा किए नहीं। और इसलिए भारत में आज भी बेरोजगारी, जो भी बेरोजगारी की भी बात हुई है, महंगाई की भी बात होती है, उस पर चीन में अगर आबादी के हिसाब से, अगर उस समय 40 साल पहले जो चीन का काम कर रहा था, उसी तरह से अगर भारत में यह काम किया गया होता तो भारत भी आज इंडस्ट्री हब होता। और कौन आता? यही अमेरिका और यूरोप के लोग आते, अपना पैसा लगाते, आपसे माल बनवाते, आप दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी होते, अमेरिका से भी बड़ी हो जाते, चीन से भी बड़ी हो जाते। यह काम 40 साल पहले से हुआ होता तो। लेकिन नहीं, आज भी आप उसी पे लेके चलना चाहते हैं ताकि कैसे भारत में प्राइवेट प्लेयर ख़त्म हो जाए, सिर्फ सरकार काम करे और प्रगति रुक जाए। टैक्स कौन देता है सबसे ज़्यादा? सिर्फ आलू प्याज और कपड़ा खरीदने से, और प्राइवेट लोग, गरीब लोग दे देते हैं, उसी से होता है। सबसे ज़्यादा जो बड़ी इंडस्ट्री होती है उससे टैक्स आता है। इसलिए कि टैक्स का जो स्लैब चेक करेंगे आप, तो टैक्स में हर व्यक्ति के इनकम के हिसाब से टैक्स का स्लैब बढ़ता जाता है। अगर कोई 5 लाख कमाता है तो उस पर 2% लिया जाता है, कोई अगर 10 लाख कमाता है तो उससे 10% लिया जाता है, कोई 50 लाख कमाता है तो उससे 20% लिया जाता है, अगर कोई करोड़ों कमाता है तो उससे 30% लिया जाता है, उससे भी ज़्यादा कमाता है तो 40% लिया जाता है उसके कमाई का। इस तरह से बनाया जाता है कि जिसका जिस हिसाब से। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो कमाने वाली हैं, इनसे वसूली ज़्यादा होता है और उसी से देश चलता है। उसमें प्राइवेट प्लेयर का बहुत बड़ा योगदान है। तो यह कहिए कि अडानी अंबानी को जैसे लोग नहीं होने चाहिए, तो वह नौकरी भी देते हैं और सरकार को पैसे भी दे देते हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और नई नई इंडस्ट्रीज लगती हैं जिसमें तमाम लोग काम करते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन उसी को रोकने के लिए यह तथाकथित लोग, ताकि गरीबी बनी रहे, भूखमरी बनी रहे और जाति के नाम पे, आरक्षण के नाम पे इनकी दुकान चलती रहे, यह आपको वहीं रखना चाहते हैं। सच्चाई यही है। मेरे बातों से कुछ लोगों को दर्द हो सकता है, लेकिन अगर नहीं चेतेंगे, नहीं सोचेंगे, इन लोगों की बातों पे चलते रहेंगे, यह अपनी, इनकी दुकान खतरे में है। वह आपके बच्चों का भविष्य, आपके भविष्य से कोई मतलब नहीं है। आज जो गठबंधन है, इनका अपना सिस्टम फेल होने वाला है। अगर इसी तरह से चलता रहा, जनता जिस तरह से मतदान कर रही है, समझ रही है, सोच रही है, और ये जो ज़माना बदल रहा है, उससे इनको दिक्कत है। इसलिए सारे लोग लगे हुए हैं, इनके दुकान खतरे में है। चलिए, आज मेरी बात जैसी भी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।